गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सोशल साइंस क्लास फॉर क्लास 9। सो हमने आपकी हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में रेडिकल्स, लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव्स के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि लिबरल्स और कॉन्जर्वेटिव किस तरह से सोसाइटी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती थी, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर हमारी नॉर्मल सोशल चेंजेस हों। सो हमने उसमें हम यहाँ ऑलमोस्ट से देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers, having made their wealth through trade or industrial ventures, and they felt that such efforts should be encouraged. Then its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. तो उनका मानना था, जितने भी पहले तो लिबरल्स और रेडिकल्स होते थे, ये ज़्यादातर वो होते थे जो किसी प्रॉपर्टी के ओनर यानी मालिक होते थे या मैं खुद काम कर रही हूँ। तो उनका मानना था कि जो भी ट्रेड या इंडस्ट्री है, ठीक है, व्यापार जो हो रहा है, जितनी भी इंडस्ट्री है, उसका फ़ायदा सबको मिल सके और इकनॉमी भी इंडिया मतलब जो वहाँ की इकनॉमी थी रशिया की वो अच्छी हो सके और वहाँ के सिटीजन्स पढ़ लिख ले, हेल्दी हों, जिससे वो इंडस्ट्री का यानी जो उनके यहाँ वर्क है उसका फ़ायदा उठा सकें। अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ, दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। मतलब एरिस्टोक्रेसी यानी रिच, कि लोग इस चीज़ पे आधारित ना रहें कि वो अगर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से हैं तो उन्हें उस चीज़ के प्रिविलेजेस यानी फ़ायदे मिल जाएंगे, बल्कि उन्हें खुद काम करना चाहिए और अपना फ्रीडम, अपने आप को फ्री करना चाहिए, मतलब काम करके अपने लिए खुद एफर्ट्स करके जो मनी है वो कमाना चाहिए, अर्न करना चाहिए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, अगर हर इंडिविजुअल फ्री होगा, इफ़ द पुअर कुड लेबर, अगर हर पुअर आदमी लेबर में लग जाएगा, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विद रेस्ट्रेंट, और जिनके पास कैपिटल होगी यानी मनी होगा, वो उसको सही जगह लगा सकें, जैसे इंडस्ट्री खरीदने में, मशीन खरीदने में, दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, तो जो सोसाइटी होगी वो क्या होगा, डेवलप होएगी। किस तरीके से, अगर हर आदमी फ्री हो, वो जो गरीब है वो किसी ना किसी तरह लेबर में काम करे, जिनके पास पैसे हैं वो किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में या किसी मशीन को खरीदने में लगाएं, तो सोसाइटी जो होगी वो क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 18th सेंचुरी। और जो भी लोग मतलब फ्रेंच की सोसाइटी के लिए अच्छा चाहते थे, वो ज़्यादातर किसी न किसी रेडिकल या लिबरल ग्रुप का पार्ट होते थे, ठीक है। Sometimes nationalist, liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments. और लास्ट में क्या होता था कि लोगों को, जो लोग अलग अलग चीज़ में डिवाइड हो गए थे, मतलब 3 रेवोल्यूशंस में डिवाइड हो गए थे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कॉन्जर्वेटिव में, लास्ट में उन्हें समझ आया कि वो अलग अलग नहीं है, उन्हें एज अ नेशनलिस्ट बन के मतलब अपने कंट्री के लिए काम करना चाहिए। इन यूरोप इन 1815, और इसलिए ये सब लास्ट में क्या बन गए थे, नेशनलिस्ट। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्च। और इसलिए जो कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया, इन कंट्रीज़ में इनको किस नाम से जाना जाता था, रेवोल्यूशनरीज, जो मोनार्ची गवर्नमेंट थी, यानी जिसमें एक किंग और क्वीन होता था पूरी कंट्री के लिए, उसके अगेंस्ट थे। Nationalists talked of revolutions that would create nation where all the citizens would have equal right. So इन nationalist का कहना क्या था कि सभी citizens को equal right होने चाहिए। After 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. तो ये एक रेवोल्यूशनरिस्ट थे 1815 में, और इनकी वजह से पूरे इटली में जो अब गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, नेशनलिस्ट थी, नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेशनलिस्ट एवरीवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स। सो हम नेशन के बारे में काफ़ी जगह पढ़ सकते हैं। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, अब यूरोप तक सोशलिज्म आया कैसे था, हम इस बारे में पढ़ेंगे। Perhaps one of the most far-reaching vision of society should be structured was socialism. तो सबसे बड़ा किसी भी
कंट्री का कोई पार्ट होता है तो वो होता है उसकी सोसाइटी यानी उसके पीपल, और उनका जैसा नज़रिया होगा हमारी सोसाइटी वैसे ही होती है। By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread। और 19th century की बात है, मतलब 1950s के करीब की हमको कह सकते हैं, मिड 19th century यूरोप में सोशलिज्म जो था वो बहुत माना जाता था, और उनका मानना यही था कि सभी लोगों को आज़ाद यानी फ्री होना चाहिए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रॉपर्टी सिर्फ वही खरीद सकते हैं जो लोग वेल्दी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, या तो वो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर फैक्ट्री ओनर्स हैं, या तो लैंड ओनर्स हैं या फैक्ट्री ओनर्स हैं, ठीक है, या तो किसी लैंड तो वही खरीद सकते हैं, बाकी जो पुअर पीपल हैं वो लैंड नहीं खरीद सकते थे। तो इसलिए जो सोशलिस्ट होते थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते थे। सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल इल्स ऑफ द टाइम। वाई? इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। तो वो खिलाफ और ज़्यादा क्यों होते जा रहे थे? इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कोई तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, और अगर किसी एक ने प्रॉपर्टी खरीदी तो उससे फ़ायदा तो बहुत लोगों को होगा, क्योंकि जो जो उस पर काम करेंगे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो उनके पास पैसे आएंगे। लेकिन जो सोशलिस्ट थे फिर भी वो इसके अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है, इंडिविजुअल होगा, कोई इंसान होगा, जिसकी प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था, इस बारे में नहीं सोचता था कि जो उस पर काम कर रहे हैं, यानी जो उस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बना रहे हैं, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। So if the society as the whole rather than single individually controlled property, more attention would be paid to collective social interest. Socialists wanted this change and campaigned for it. तो क्या होता था कि सोसाइटी में पूरे में चेंज लाने के लिए, सबको इक्वालिटी लाने के लिए ये ज़रूरी था कि जो कुछ लोगों के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होती थी वो उनके पास ना हो, इवन प्रॉपर्टी अवेलेबल हो ताकि हर कोई खरीद सके। सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी मतलब कोई भी सिंगल आदमी प्रॉपर्टी को कंट्रोल ना करे ताकि वो दूसरे का फ़ायदा उठा सके। मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, जो भी होना चाहिए वो सोशली मतलब सब लोगों का मिला जुला होना चाहिए। हाउ वुड अ सोसाइटी वुड प्रॉपर्टी ऑपरेट, पर एक सोसाइटी किसी प्रॉपर्टी को किस तरह कंट्रोल कर सकती है। व्हाट वुड बी द बेसिस, इसके क्या बेसिस थे सोसाइटी के। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, तो जो सोशलिस्ट होते थे उनके अलग अलग विज़न मतलब अलग देखने का जो नज़रिया होता था वो अलग अलग होता था। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, कुछ लोग कोऑपरेटिव में बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव यानी कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे 4 जनों ने मिलके एक ज़मीन खरीद ली तो वो कोऑपरेटिव है, ठीक है, मतलब कि जो लैंड होनी चाहिए वो किसी एक की ना होके क्या होना चाहिए, कोई ग्रुप होना चाहिए, उसकी कोई सोसाइटी होनी चाहिए जो उस लैंड को देखे। रॉबर्ट ओन 1771-1858, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indian USA. So 7 रॉबर्ट ओन थे और उनका क्या कहना था, वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इंग्लिश मैन्युफैक्चरर मीन्स मैन्युफैक्चरर बोलते हैं जिसकी खुद की इंडस्ट्री होती है, और उनका कहना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी, उनने कोऑपरेटिव कम्युनिटी को किसका नाम दिया, न्यू हार्मनी इन इंडियाना एक जगह है यूएसए में, वहाँ पे मतलब वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या कोऑपरेटिव कम्युनिटी में बिलोंग करते थे, जिसमें कहना ये है कि जो भी लैंड होगी या जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसी एक की ना होके उसमें कुछ सब लोगों का या 3-4 जनों का या जितना भी हो सकता है सबका शामिल होना चाहिए। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale only through individual initiative, और कुछ सोशलिस्ट का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होए ऐसा ज़रूरी नहीं है, इंडिविजुअल भी होना ज़रूरी है। द डिमांड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव, और जो गवर्नमेंट थी वो इस समय किसको एनकरेज कर रही थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनकरेज मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दे रही थी।
नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसमें आगे, इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replaced capital enterprises। तो जो लुइस थे वो भी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव को ही क्या करे, ज़्यादा एनकरेज करे, ताकि जो कैपिटलिस्ट है यानी जो एंटरप्रेन्योर्स, जो लैंड वाले लोग हैं जिनके पास लैंड होनी चाहिए, जो अपना काम करें, वो बढ़ते जाएं। These cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divide the profit according to the work done by the member। तो ये कोऑपरेटिव क्या करते थे, कॉपरेशन क्या होता है, जो लोग मिले जुले होते हैं, जैसे 4 जनों ने मिलकर एक लैंड खरीदी और उस पर एक फैक्ट्री खोली, तो क्या होता था, जो भी उस फैक्ट्री से प्रॉफिट होगा वो 4 जने मिलकर डिवाइड कर लेते थे। कार्ल मैक्स एंड फ्रेडरिच ईगल एडेड अदर आइडियाज टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। Marx argued that industrial society was capitalist and capitalists owned the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by worker। उनका कहना था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है उसमें कैपिटलिस्ट होना ज़रूरी। कैपिटलिस्ट यानी जिनके पास लैंड है, जो जिनके पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बोलते थे कैपिटलिस्ट, ठीक है। और कैपिटलिस्ट का क्या आदत होती है कि वो ज़्यादातर फैक्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो वर्कर्स वर्क करते हैं उनको उनकी वेजेस देते हैं, उनको उनकी सैलरी देते हैं और अपना प्रॉफिट बाकी अपने पास रखते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको बाकी फिर दूसरी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। The conditions of worker could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists। उनका ये भी कहना था कि जब तक जो वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री में या किसी लैंड पे वर्क कर रहे हैं, उनकी कंडीशन जब तक इंक्रीज़ नहीं हो सकती जब तक कि जो प्रॉफिट ले रहे हैं कैपिटलिस्ट हैं वो सिर्फ किसी एक के हाथ में जाएगा। अगर लैंड या फैक्ट्री किसी एक की है तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और जो वर्कर है उनको ये चाहेंगे कि वो कम वेजेस पे, कम से कम वेजेस पे काम करें, जिससे वर्कर का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसलिए वर्कर्स जो थे ये ज़रूरी था कि वो कैपिटलिज्म या प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हों। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all property was socially controlled। तो क्या हुआ करता था, इसलिए जो वर्कर्स, मार्क्स का कहना था कि वर्कर्स को फ्री होना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट फ्री दैमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमें कैपिटलिस्ट से फ्री होके वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट, उन्हें एक रेडिकल सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ेगी जिसमें वो कैपिटलिज्म से फ्री हों, यानी कि सिर्फ लैंड के बारे में या प्रॉफिट के बारे में ना सोचें। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये कैसी सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट, यानी जिसमें कम्युनिटी लोगों के बारे में सोचा जाएगा और हर चीज़ किसी एक की ना होके कुछ लोगों की होगी। He was convenient that workers would trump in their conflict with complaints, और इसके बाद क्या होगा, लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं वो भी कम होंगी। अ कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, और फिर ये आगे जाके क्या बनेगी, नेचुरल सोसाइटी। अब हम देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, इसको किस किसने सपोर्ट करा। बाय 1870s socialist idea spread through Europe to subordinate their efforts. Socialists formed an international body, namely the Second International, और ये आइडिया फिर यूरोप से धीमे धीमे ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में हर जगह फैलाया गया और इसको सेकेंड इंटरनेशनल का नाम भी दिया गया। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस, जितने भी वर्कर्स होते थे इंग्लैंड और जर्मनी में, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था खुद का, एक ग्रुप बनाया था, टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। किस लिए, ताकि वो अच्छे लिविंग कंडीशन अच्छे से रह सकें और अच्छे माहौल में काम कर सकें। दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। उसमें उनने क्या क्या डिमांड की थी, इसमें उनने मांगा था कि एक तो उनको जो हेल्प की जाएगी जब उनके पास उनका जो टाइम है वो ख़राब होगा, यानी टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांड ऑफ रिडक्शन, जिसमें उन्होंने मांगा उनके ऊपर जो स्ट्रेस है, जो वर्कलोड है वो कम करें और
उनके वर्किंग टाइम को कम करें और उन्हें राइट टू वोट भी दिया जाए। इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और जर्मनी में तो इन मेंबर्स की एक पार्टी बन गई थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट। By 1905, socialist and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France। और 1905 की बात है जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से पार्टियां बन गई थी। ठीक है, तो ये जो लेबर वर्कर्स होते थे इनने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली थी अलग अलग कंट्री में। However, till 1940 socialists never succeed in forming a government in Europe। लेकिन 1940 तक यूरोप में कोई भी सोशल गवर्नमेंट नहीं बनी। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberal and liberal। पर क्योंकि कोई भी मेजॉरिटी मतलब कोई भी स्ट्रांगली नहीं जीत पाया, इसलिए जो गवर्नमेंट थी वो किसकी रही? कॉन्जर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही रही थी। हम इसके आगे सेकंड टॉपिक देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।